सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम बैकग्राउंड इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आज हम हैं अपने ऐसे स्थान पर जहां पर हम पले बड़े हुए, अर्थात अपने गृह विलेज में है, गांव में है, जिस जगह पर हमने जन्म लिया। ऐसे स्थान से डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और शराबबंदी, ये दो मुद्दे ऐसे ज्वलंत मुद्दे रहे थे उस समय भी, बाबा साहब के समकालीन में भी, और आज भी ये मुद्दे बहुत ही क्रांतिकारी हैं, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। और ऐसे में निश्चित रूप से बाबा साहब के इस संबंध में क्या विचार हैं, ये जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर आपको देखना चाहिए। बाबा साहब का ये स्पीच जरूर आपको जान लेना चाहिए। हर बुद्धिजीवी साथी से हम अनुरोध करते हैं कि वो इस वीडियो को, इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर देखें। ये निवेदन है हमारा आपसे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय यहाँ पर निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा की प्रगति की बात हो रही है। हम बात करेंगे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में, बाबा साहब के क्या विचार हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 157 से 162 तक है। स्पीच बाबा साहब का थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज आपको मिलने वाला है सम्मानित साथियों आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। मुंबई शहर के शिक्षा मंत्री मौलवी रफीउद्दीन अहमद के निमंत्रण में महाबलेश्वर में 6 मई 1929 को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के साथ जुड़े विभिन्न जिलों के अलग अलग जाति धर्मों के लोगों की एक छोटी सी परिषद बुलाई गई थी। सम्मानित साथियों, 6 मई 1929 को हम सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ। बाबा साहब ने क्या प्राथमिक शिक्षा में कैसे लाई जाए, आज की प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कानून में किस प्रकार के सुधार लाने की आवश्यकता है, आज बातों पर सोच विचार के लिए परिषद बुलाई गई थी। हम लेकर चलते हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ। और इस सभा में बाबा साहब ने अपना भाषण दिया और कहा, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज के समय में जिस देश का बहुजन समाज अनपढ़ है, ऐसे देश की जीवन के कलों में निभेगी नहीं। इसे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का देश में सभी जगह प्रसार राष्ट्र का सर्वांगीण प्रगति की नींव है। लोगों की खुशी पर अगर ये मामला छोड़ दिया जाए तो प्राथमिक शिक्षा का सुदूर प्रसार होने के लिए कई शतकों का समय लगेगा। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला कानून बनाना पड़ता है। हम देखते हैं कि आज जो उन्नत राष्ट्र हैं, उन सभी देशों ने अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाकर ही लोगों की निरक्षरता को खत्म किया है। जो वर्ग पहले ही शिक्षा का लाभ लेते हैं, उन पर शिक्षा की अनिवार्यता लागू नहीं करनी पड़ती। जिन्हें शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आता और जो उस बारे में उदासीन होते हैं, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू करना पड़ता है। इसीलिए इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग हैं, उनसे जुड़ा ये सवाल है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में कानून अनिवार्यता का लागू करने के उद्देश्य से स्मृति शेष गोपाल कृष्ण गोखले जो बिल लेकर आए, तब से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आंदोलन की शुरुआत हुई। देश की जनता ने और खासकर पिछड़े वर्ग के नेताओं ने इस बिल का जोरदार समर्थन किया है। हालांकि विभिन्न प्रांतों में अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू होने के लिए कई साल लगे। मुंबई इलाके में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता का कानून बना है, लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया। उसे म्यूनिसिपैलिटी और लोकल बोर्ड पर आधारित रखा गया है। सरकार ने खास अनुपात में मदद देना तय किया है। इसके बावजूद अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए जो अतिरिक्त करना पड़ेगा, उसके लिए कई म्यूनिसिपैलिटी और लोकल बोर्ड राजी नहीं है। सो अनिवार्य शिक्षा चींटी की चाल से आगे बढ़ रही है, कहना अतिरिक्त नहीं होगी। 1920-21 साल तक इस क्षेत्र में छात्र छात्राओं के प्राथमिक स्कूलों की संख्या 13,000 से कम थी और इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 8,01,000 थी।
एग्जैक्ट आंकड़े के साथ हमेशा बाबा साहब तैयारी के साथ स्पीच देते थे, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। 1926-27 में स्कूलों की संख्या 13,835 और छात्र छात्राओं की संख्या 10 लाख से कुछ कम पाई गई। 1920-21 से 1926-27 के दरमियान के 5 सालों में स्कूलों की संख्या में 4.8% और छात्र छात्राओं की संख्या में 14% की वृद्धि हुई। 1920-21 में प्राथमिक शिक्षा पर कुल 1,27,00,000 रुपये खर्च हुआ और 1926-27 में 1,98,00,000 रुपये खर्च हुए। ये आंकड़े भले ही उन्नति दर्शक लगें, लेकिन अगर बहुजन समाज में कितने बड़े पैमाने पर निरक्षरता है, इस पर ध्यान दें तो पता लगेगा कि उन्नति बेहद धीमी गति से चल रही है। 1921 की चंदा वर्ग कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें अगर अमल में लाई जाती तो आज तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने में काफ़ी उन्नति दिखाई देती। चंदा बरकर कमेटी ने 10 साल का कार्यक्रम तैयार किया था और अनुमान व्यक्त किया था कि उसे लागू करने के लिए करीब 1,10,00,000 रुपयों तक सालाना खर्च करना पड़ सकता है। इनमें से 77 लाख रुपए सरकार को देने थे, लेकिन आगे बढ़ता हुआ खर्चा ध्यान में लेते हुए इस अनुमानित राशि में बदलाव करना पड़ा। अनिवार्य शिक्षा सर्वत्र लागू करने के लिए 1,83,00,000 रुपयों का सालाना अतिरिक्त खर्चा आएगा और उनमें से 1,21,00,000 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। ये आज का अनुमान शिक्षा पर आने वाले कुल खर्चे में से जिला लोकल बोर्ड के हिस्से का 2/3 और म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मे का आधा खर्च वहन करने की जिम्मेदारी कानूनन अनिवार्य सरकार पर डाली गई है तथा ऐच्छिक शिक्षा के बारे में बनाई गई योजनाओं का खर्चा उसी अनुपात में देने का आश्वासन भी सरकार ने दिया है। 1922-23 साल से प्राथमिक शिक्षा के बारे में मुंबई सरकार का खर्चे में मुंबई महापालिका का अनुदान जोड़ते हुए 28 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस बढ़ोतरी का बहुत बड़ा हिस्सा अध्यापकों की तनख्वाह पर खर्च हो रहा है। अनिवार्य तथा ऐच्छिक शिक्षा की जो योजनाएं सरकार के सामने मदद की मांग करते हुए पेश की गई हैं, उनमें से केवल 6 लाख रुपये के खर्च की योजनाएं ही सिर्फ सरकार मंजूर कर पाई। कानून के प्रावधान के अनुसार अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम पूरा करने के लिए और 1,72,00,000 रुपयों का खर्चा होगा और उसमें से 1,15,00,000 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। ये रकम मुहैया कराने के लिए सरकार को लोगों पर टैक्स लगाना होगा। चंदा बरकर कमेटी ने इस बारे में भी सुझाव दिया था कि कौन कौन से कर लगाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि एक तो प्रांतीय सरकार और वरिष्ठ सरकार के दरमियान महसूल के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। केंद्र सरकार से मुंबई सरकार के हिस्से हर साल अगर अधिक रकम आती है तो उतनी रकम के लिए चिंता खत्म हो जाएगी। अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि साइमन कमीशन द्वारा भी कुछ सुझाव आएंगे, इसलिए अतिरिक्त कर लागू कर शिक्षा के लिए ज़रूरी अतिरिक्त रकम मुहैया कराने की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मेरी राय में अनिवार्य शिक्षा से संबंधित मसले के 2 प्रमुख पहलू हैं। पहला, शिक्षा पर नियंत्रण और दूसरा, अनिवार्यता का तत्व लागू करने की जिम्मेदारी। इन दोनों मामलों में वर्तमान अनिवार्य शिक्षा संबंधी कानून में कुछ मूलभूत दोष है, ऐसा हमें लगता है। बाबा साहब कहते हैं, स्थानिक स्वराज की सीमा का विस्तार करने के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन आज के हालात में शिक्षा स्थानिक स्वराज के क्षेत्र में कार्यक्षेत्र में शामिल होना ठीक नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी और लोकल बोर्ड में फ़िलहाल जो लोग चुनकर आते हैं, उनमें से कई लोग शिक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए अयोग्य होते हैं। कईयों को शिक्षा का उद्देश्य और पद्धति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसके अलावा जाति भेद और पार्टी के भेद के कारण सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रतिस्पर्धा का असर विद्यालय के प्रबंधन और वातावरण पर होता है। अध्यापक वर्ग भी सदस्यों के साथ अपने फ़ायदे के लिए या अपने बचाव के लिए सिफारिश गांठने के चक्कर में रहते हैं। सदस्यों को भी चुनाव के समय वोट पाने के लिए अध्यापकों की ज़रूरत होती है। इस झमेले के कारण विद्यालय में जिस तरह के अनुशासन लागू रहना चाहिए वो ये नहीं रह पाता। मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों के प्रबंधन में भी ऐसे मामले उजागर हुए हैं, तो फिर अन्य छोटी म्यूनिसिपैलिटियां और लोकल बोर्डों के नियंत्रण में होने वाले विद्यालयों में कामकाज कैसे चलता है, इस बारे में केवल कल्पना करना ही काफ़ी है। आज के हालात में बेहद पिछड़े अथवा अल्पसंख्यक लोगों के हितों की ठीक से रक्षा नहीं होती। कई जगहों पर अस्पृश्य वर्ग और मुसलमान वर्ग में से एक ही सदस्य होता है। म्यूनिसिपैलिटी के अथवा लोकल बोर्ड के कामकाज के दौरान उसे वतनदार बन चुके जातियों के सदस्यों के सामने लाचार होना पड़ता है। इन सभी बातों पर गौर करते हैं तो लगता है कि शिक्षा पर प्रांतिक सरकार का नियंत्रण रहना ही योग्य और ज़रूरी है।
रास्ते बनाना, गटर साफ करना आदि बातों से शिक्षा का मामला अलग है। बड़े भाई का व्यवहार यहाँ किसी काम का नहीं है। प्रांतिक स्वायत्तता की मांग करो और राष्ट्रीय नज़रिए से शिक्षा की नीति तय कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम सिलसिलेवार ढंग से होना चाहिए। शिक्षा बेहतरीन होनी चाहिए। जिस किसी को शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की सहूलियत नहीं होनी चाहिए, हर किसी को शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की सहूलियत नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, पिछले कुछ एक सालों में कई स्थानीय स्वराज संस्थाओं में चल रहे अनुशासनहीन कामकाज का पर्दाफाश हो चुका है और सरकार को अस्थायी रूप से उन संस्थाओं के अधिकारों को निरस्त करना पड़ा है। अन्य मामलों में बेहिसाब कामकाज के कारण सार्वजनिक संपत्ति का ही नुकसान होगा, लेकिन शिक्षा के कामकाज में अगर गलत ढंग से कामकाज चले तो नई पीढ़ी का नुकसान होगा। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा पर प्रांतिक सरकार का ही नियंत्रण होना क्यों जरूरी है, इस बात की पुष्टि में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा दिया जा सकता है। वह ये कि शिक्षा पर 80% से अधिक खर्चा प्रांतिक सरकार ही करती रही है। इस तरह प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार पर ही होनी चाहिए। हाल के अनिवार्य शिक्षा कानून के अनुसार सरकार ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की ज़्यादातर जिम्मेदारियां लोकल बोर्ड और म्यूनसिपैलिटियों पर डाल दी हैं। प्राथमिक शिक्षा के कुल खर्च में से लोकल बोर्ड के लिए 2/3, म्यूनसिपैलिटी के लिए आधे खर्च की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि लोकल बोर्ड और म्यूनसिपैलिटियों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और उनमें से ज़्यादातर जितना बोझ अब उठा रहे हैं उससे अधिक बोझ उठा नहीं पाएंगे। आमदनी बढ़ाने के नए खर्चे उठाने के पर्याप्त साधन भी उनके पास नहीं है। इसलिए इच्छा के बावजूद कई लोकल बोर्ड और म्यूनसिपैलिटियाँ अनिवार्य शिक्षा की योजना पर काम नहीं करना चाहते। इसके अलावा जिन लोकल बोर्ड और म्यूनसिपैलिटियों की शिक्षित लोगों की संख्या अधिक होती है, उन्हें अनिवार्य शिक्षा योजना से कोई लेना देना नहीं होता। अनिवार्य किए बिना ही उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहता है। इसलिए जो जातियां शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने का जिम्मा उठाकर समाज में अपने वर्चस्व को वे क्यों संकट में डालेंगे। ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। एक बार पुनः यहाँ पर हम इस बात को रिपीट कर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग शिक्षित लोगों की संख्या अधिक होती है, उन्हें अनिवार्य शिक्षा योजना से कोई लेना देना नहीं होता। अनिवार्य किए बिना ही उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहता है और इसलिए जो जातियाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने का जिम्मा उठाकर समाज में अपने वर्चस्व को भी क्यों संकट में डालेंगे। संदेश बहुत स्पष्ट है। बाबा साहब कहते हैं कि ये सरकारें, अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाएगी उनके अंदर, और ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसी। और यही कारण है कि अनिवार्य शिक्षा जैसा कानून वे मन से लागू नहीं करते हैं, ईमानदारी से लागू नहीं करते हैं। इन दो अड़चनों के कारण अनिवार्य शिक्षा का कानून बनकर इतने साल बीतने के बाद भी इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। लोगों को साक्षर बनाना, निरक्षरता को देश निकाला करना प्रांत सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे वो कभी भी मुँह नहीं मोड़ सकती। उसने अगर इस जिम्मेदारी को निभाने से आनाकानी की तो कह सकते हैं कि सरकार ने अपने एक पवित्र कर्तव्य को निभाने से मुँह मोड़ा है। सामान्य साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं वो शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र सरकार के सामने दे रहे हैं। ये जो बातें बाबा साहब कह रहे हैं खड़ी खड़ी, वो शिक्षा मंत्री को सुनाकर कह रहे हैं कि जो अनिवार्य शिक्षा का नियम है, कानून है, वो जिम्मेदारी लोकल म्यूनिसिपैलिटी की नहीं है, लोकल बोर्ड की नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये शिक्षा मंत्री को टारगेट करते हुए बाबा साहब यहाँ पे कह रहे हैं। जिस सरकार को अपनी जिम्मेदारी का, अपने पवित्र कर्तव्य का एहसास होता है, वो कभी अपनी जिम्मेदारी को टालती नहीं। अनिवार्य शिक्षा का मसला ऐसा नहीं है जिसे कभी कभार कोशिश कर हल किया जा सके। लगातार कोशिश करके उस पर काम किया जाना चाहिए, उसे हल किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रांत की एक सी उन्नति की अगर उम्मीद हो तो प्रांत सरकार को ही पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। सभी लोकल बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटियों की आर्थिक स्थिति एक सी नहीं होती। हालात के मुताबिक उनकी आय के साधन कम या अधिक होते हैं। उर्वर जमीन, व्यापार, उद्यम, कल कारखाने, मिलें, यात्रा आदि के अनुकूल किसी के पास आय के पुख्ता साधन होते हैं, तो कईयों की आय उनके साधारण खर्चे के लिए भी नाकाफ़ी होती है और आय बढ़ाने के लिए संभव नहीं होता। हर जिले को अपनी साधन संपत्ति लगाकर अनिवार्य शिक्षा की योजना लागू करनी चाहिए। ऐसा अगर
कहा जाए तो रत्नागिरी, पंचमहल जैसे आय के साधन वंचित जिलों को प्रलय आने तक इंतजार करना होगा। ऐसे इलाकों को उनकी आर्थिक दरिद्रता के कारण अनिवार्य शिक्षा से वंचित रखना क्या उचित होगा? इसीलिए ये प्रांत सरकार की ही जिम्मेदारी। अगर इसे मान भी लिया जाए तब भी एक सवाल बचा ही रहता। पूरे प्रांत में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने के लिए जरूरी धन कहाँ से लाया जाए? प्रांत सरकार और भारत सरकार के बीच अगर आर्थिक लेन देन हो तो मुंबई सरकार को शिक्षा पर खर्च करने के लिए कुछ अतिरिक्त रकम मिल सकती है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा अगर अनिवार्य भी कर दी जाए तब भी सब मुफ्त में रखा जाए ऐसा हमें नहीं लगता। प्राथमिक विद्यालय में नाम मात्र फीस ली जाती है। जिनकी फीस देने की हैसियत हो उनसे ज़रूरी फीस ली जानी चाहिए। इंग्लैंड में जब अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी तब वह सबके लिए मुफ्त नहीं रखी गई थी। मुफ्त शिक्षा देना बाद की बात है, उसे अनिवार्य बनाना पहली शर्त है। समाज के जिन वर्गों को इतनी कम फीस देना भी संभव नहीं होता, केवल उनके लिए वह मुफ्त रखी जाए, उदारता से फीस माफ़ी की जाए। लेकिन जिन लोगों को फीस देना संभव है उनसे फीस वसूलना न तो पाप है और न ही कोई अन्याय है। अगर इस प्रकार थोड़ी भी फीस वसूली हो तो अनिवार्य शिक्षा को लागू करने का कुछ तो खर्चा जुट जाएगा। वर्तमान द्विदल राजनीति के कारण एक तरफ तो शिक्षा का खर्च बढ़ा है तो दूसरी तरफ आबकारी उत्पादन कम कर शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने की नीति पर अमल करने की मांग लोगों से की जा रही है। इससे विभाग के खर्चे को पूरा करने का सवाल आन पड़ा है। शराबबंदी की नीति और शिक्षा का प्रसार दोनों पर अमल करना लगभग नामुमकिन हो चला है। अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिए लोगों पर अतिरिक्त कर लगाए जाने चाहिए और शराबबंदी की नीति पर अमल करने के लिए भी कर लागू किए जाने चाहिए। करों का दोगुना बोझ उठा पाने में जनता कितनी सक्षम है, इस बारे में हमें आशंका है। वैसे ये दोनों सुधार लागू करना बेहद को चखने को मिलेंगे। इस बात का यकीन होने के कारण अन्य मामलों में हर संभव जरूरी होने के कारण तथा इनके मीठे फल एक पीढ़ी के बाद ही सही सभी जनता बचत करने के लिए सरकार को मजबूर कर खुद भी करों का बोझ सिर पर लेने के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। हालांकि अगर कोई हमसे ये पूछे कि पहले शराब पर पाबंदी लगाएं या पहले अनिवार्य शिक्षा को लागू किया जाए तो हम यही कहेंगे कि पहले अनिवार्य शिक्षा को ही लागू किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। बहुत बड़ा संदेश आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको मिल रहा है। शिक्षा का सार्वजनिक प्रसार होने से शराब पर पाबंदी लगाना आसान हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति शिक्षित होगा, समझदार होगा तो निश्चित मानिए कि वो शराब छोड़ देगा, पीना छोड़ देगा। बाबा साहब का कहना यही है। इतना ही नहीं, शराब पर पाबंदी लगाने की लोगों की मांग जोरदार ढंग से व्यक्त होगी, इसका हमें पूरा यकीन है। शराबबंदी की नीति लागू करने में सरकार टाल मटोल कर रही है और कहा नहीं जा सकता कि कब से उसे लागू किया जाएगा। ऐसे में अगर पहले दारूबंदी पर निर्णय लिया जाएगा तो फिर शराबबंदी भी नहीं और अनिवार्य शिक्षा भी नहीं, ऐसा हाल होगा। इस स्थिति में ढुलमुल को स्वीकारने में क्या रखा है? उससे अच्छा यही होगा कि फिलहाल शराबबंदी पर अमल करने के नज़रिए से आबकारी आय की कमी को पाटने के लिए लोगों को करों का जो नया बोझ सहना होगा उसे वे सहें और अनिवार्य शिक्षा का सुधार ही लागू करवा लें। साठी कमेटी ने शराब पर पाबंदी लगाने के लिए करों का जो सुझाव दिया है उसे अगर अनिवार्य शिक्षा के लिए लागू किया जाए तो एक महत्वपूर्ण मसले पर काम शुरू हो जाएगा। साठी कमेटी ने शराब पर पाबंदी लगाने के लिए जिन करों की सिफारिश की थी उनका इस्तेमाल अगर प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण पर किया जाए तो एक महत्वपूर्ण मसले पर काम शुरू हो जाएगा। इस समिति की सिफारिशों में सुधारों के लिए अवसर न हो ऐसी बात नहीं है। हालांकि वह नीति अनिवार्य शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए कुछ हद तक काम आएगी। हालांकि जो भी हो, शिक्षा का मसला टाला नहीं जाना चाहिए, ये बात बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और शराबबंदी को लेकर ये बड़ा संदेश बाबा साहब का, बड़ा स्पीच बाबा साहब ने दिया 6 मई 1929 को, जो लेकर हम आप तक पहुंचे थे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, डॉक्टर अंबेडकर संदेश से मिलने वाला संदेश आपने प्राप्त किया। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। समाज, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम
इस संदेश को, बाबा साहब के इस संदेश को जो हुबहू बाबा साहब के शब्दों में हमने प्रस्तुत किया, उसको आप जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर करेंगे। इसी निवेदन और आह्वान के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजकर, नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर से, राष्ट्रीय महासचिव आवाजकर, नई दिल्ली। एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजकर, बिहार की तरफ से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।